गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून सॉरी। सभी का स्वागत। सभी लोग आ जाइए, बहुत समय बाद अपन मिल रहे हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ा जाए। और क्लासेस आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जल्दी जुड़िए। थोड़ा डिले हुआ इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंगेजमेंट और उस इंगेजमेंट में ये समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल रहा। लेकिन फिर भी समय निकालना था और फाइनली वो समय आ गया है ना। तो सभी का स्वागत है। ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है? एक बार बताइए। बहुत दिनों बाद हम लोग फाइनली आ रहे हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़िए सर। सबको एक्सेस मिल गया ब्रदर? एक बार सभी लोग जरा कमेंट कर दीजिए, सबको एक्सेस मिल गया? चलो ठीक है। तो एक बार आवाज आ रही है आपको? क्या आपको प्रॉपर आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर? ठीक है। चलो सर, आज से ना हम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। इतना ज्यादा मेहनत। चलो स्टार्ट करें। अब थम्स अप करो, एक बार स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है सर। ठीक है सर, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आप एक काम करिए, थोड़ा मुझे अपना नाम बता दीजिए नाम, और आपकी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, स्टेट कौन सा है, ये दोनों चीजें। नाम बता दीजिए, स्टेट बता दीजिए, डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए कि आप कहाँ कहाँ से हैं। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बस बता दीजिएगा, ठीक है सर? तो एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करा जाए जिससे हम ये आगे बढ़ पाए। बताया जाए एक बार, थोड़ा पता तो चले हम कहाँ कहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि मुझे पता है, बट एक कंफर्मेशन जरूरी है, तो थोड़ा जल्दी बताया जाए। जल्दी बताया जाए सर। प्रतीक मिश्रा फ्रॉम गया बिहार। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। फास्ट कमेंट करो, फास्ट। रोहित भोपाल। छोटू कुमार छपरा बिहार। कौन है भाई ये छोटू? नीतीश कुमार शेखपुरा बिहार। बहुत बढ़िया। निधि मधुबनी। बहुत बढ़िया। मुकेश कुमार कुशीनगर यूपी। रत्ना एमपी। सुजाता जौनपुर। नेक्स्ट। एक ही बार कमेंट करो। पूजा उत्तराखंड अल्मोड़ा। अच्छा, पहाड़ी लोग भी अपने साथ हैं, बहुत बढ़िया। और भाई श्रवण कुमार फ्रॉम गया। बिहारी ज्यादा है। अच्छा, बिहार के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं भाई। और अनीता राजपूत देहरादून उत्तराखंड। ठीक है। आगरा कृष्णा। ठीक है। सोनू झुनझुन राजस्थान। ठीक है सर। संजना लखनऊ। पवन उत्तर प्रदेश भदोही। ठीक है सर, सभी का स्वागत। ठीक है। चलो आइए। बहुत लोग हैं भाई, इधर उधर से लोग आ गए। चलो स्वागत स्टार्ट करते हैं सर। समझना, देखो क्या करने वाले अपन। हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करेंगे, है ना? और हिस्ट्री ऑप्शनल थोड़ा जीएस से अलग है। कैसे अलग है, इसके लिए थोड़ा बात करते हैं, समझना इस बात को। देखो हमने क्या करा ना सर, अभी हम चूंकि ओरिएंटेशन क्लास है तो हम अभी कमेंट रोक देना, अभी सुनना सिर्फ। ठीक है। तो अभी देखो हम क्या करने वाले। पहली बात ये है कि ये समझ पाए कि हिस्ट्री ऑप्शनल जीएस से कैसे अलग है, उसको हमें समझना होता है। जैसे जीएस में तो हम, जीएस में नाम ही है ना जनरल स्टडी, मीन्स जनरलाइज फॉर्म चाहेंगे, जनरलाइज नॉलेज रखेंगे, जनरलाइजेशन होगा किसी टॉपिक का, वो नाम से ही लग रहा है ना। तो वहां भी हम डेप्थ में ही पढ़ते हैं।
लेकिन इसका डेप्थ थोड़ा अलग है, इसकी गहराई थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है? तो इसकी गहराई में हमें क्या करना होता है सर? तो हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात ये कि हम सर घटनाओं पर ज्यादा फोकस नहीं, घटनाओं पर फोकस नहीं, लेकिन उस घटना से जो थीम बन रहा है, उस घटना के जो कारण बन रहे हैं, उस घटना की जो तार्किकता बन रही है, उस घटना का जो विश्लेषण बन रहा है, जिसे हम एनालिटिकल अप्रोच कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? एनालिटिकल फॉर्म कह रहे हैं ना। उसके बारे में हम ज्यादा फोकस होंगे। ठीक है। पहली चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम कॉन्सेप्ट की गहराई की बात करेंगे, और उसमें घटनाओं की बात नहीं, घटनाओं को तो हम आधार बनाएंगे ही, जैसे अभी हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, लेकिन घटना से ज्यादा थीम, कारण और उसके विश्लेषण की बात करेंगे। और उस विश्लेषण में भाई वो जो टॉपिक चलेगा उसका एनालिटिकल फॉर्म क्या है, वो जो टॉपिक आया, वो घटना हुई तो वो घटना क्यों हुई, वो घटना क्यों हुई, उसके पीछे कारण क्या था, कारण क्या था। और अगर कोई डिबेट है, अगर कोई डिबेट है, डिबेट मीन्स अगर कोई हिस्टोरियन की डिबेट है, तो उसके ऊपर भी बात कर पाएंगे। ठीक है। तो पहली चीज आपको यहां पर यही देखना होता है, कहने का मीनिंग ये है कि हम सिर्फ कॉज और किसकी बात करेंगे? तो कॉज, एक मिनट, हम किसकी बात करेंगे सर? तो कॉज की बात करेंगे। और कॉज से ज्यादा हमें जरूरी है कि जो एक्शन हो रहे हैं, जो कार्य हो रहे हैं उस घटना में, उसका प्रभाव क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। तो पहली बात आप समझ लेना कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल हमने पढ़ा ना सर, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। अब इन्हीं बातों को हम एक टॉपिक के माध्यम से हम आपको बता देते हैं, जिससे थोड़ा ज्यादा आसान हो जाए। देखो, हमने पढ़ा ना 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया सर, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया, तो ये हम जीएस में पढ़ेंगे। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? बक्सर के युद्ध के बाद की स्थिति क्या हुई, मीन्स बक्सर का युद्ध का जो परिणाम आया, उस परिणाम में भी हम तार्किकता ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे सर? तार्किकता। अच्छा, ये समझना, बहुत भारी नहीं बोल रहा हूं मैं, आप ये बात समझना क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, इस बक्सर के युद्ध में हमने सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन बक्सर के युद्ध में हिस्ट्री ऑप्शनल में हम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें दो बातें पढ़ेंगे कि बक्सर का जब युद्ध हुआ, तो इसमें एक पॉइंट हमें क्लियर पता चल गया कि भाई जो बंगाल का नवाब था, जो बंगाल का नवाब था, उसकी कमजोरी सामने आई। और वो कमजोरी कैसी थी? तो राजनीतिक कमजोरी सामने आई। तो हम ये लिखेंगे ऐसे कि बैटल ऑफ बक्सर से एक तरफ बंगाल में जो नवाब था या सुप्रीम जो कमांडर था, उसकी क्या आ गई? तो पॉलिटिकल वीकनेस सामने आ गई। और पॉलिटिकल वीकनेस सामने आ गई तो दूसरी तरफ इसी बंगाल में बक्सर के युद्ध से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डिप्लोमेटिक मूव या डिप्लोमेटिक स्किल सामने आया, रणनीतिक कुशलता सामने आई। क्या आई सर? रणनीतिक कुशलता सामने आई। क्या आप समझ पा रहे हो हमें क्या लिखना है? जैसे बहुत देसी भाषा में कहें, तो तुम दही जमाते हो ना, तो दही के ऊपर जो मलाई होता है, तो कितने लोग ना बहुत मलाई खा रहे होते हैं, समझ रहे हो? तो जो मलाई है, वही मलाई है ऑप्शनल। नीचे जो बाकी चीजें हैं वो जीएस का पार्ट है। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक बार कमेंट करके बताइए। किट्टू वर्मा राजस्थान, पवन नयन उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूजा जायसवाल यूपी। क्या आप समझ पा रहे हैं? बताइए। क्लियर है? ठीक है। तो एक बात हमें ये समझना है, ठीक है? अच्छा, इसमें ना तुम इसे लिखना नहीं, नोट डाउन नहीं करना, हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तुम्हें वो खुद चीजें समझ आ जाएंगी।
दूसरी बात, हमें एक और चीज करना है, ये भी ध्यान देना है, ध्यान देना, ये भी हमें ध्यान देना होता है। देखो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखना, जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना सर, तो हम चीजों को सीख रहे होते हैं, लर्निंग फेज है हमारा, जो एज चल रहा है अभी वो लर्निंग फेज का है। एक समय के बाद, हमारे एज के बाद, या हमारा एक एज ऐसे टाइम, ऐसे दौर में पहुंचेगा जहां से हम डिसीजन लेना शुरू करेंगे, डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम करेंगे। तो अब जो भी है वो डिसीजन हमारा, हमारे थ्रू ही होकर जा रहा है। तो हमारे थ्रू होकर जो डिसीजन जा रहा है, उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि क्या ये गलत तो नहीं जा रहा है, ये सही तो नहीं जा रहा है। आप भी डिसीजन लेते हो तो देखते हो ना कि यार मैं ये कर तो रहा हूँ, कर तो रही हूँ, ये गलत तो नहीं हो जाएगा, ये सही होगा ना। तो ये जो डिसीजन जब लेते हो, एक समय के बाद उस डिसीजन को आंख बंद करके ले रहे हो, मीन्स आपके अंडर में, आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई। तो ये जो मैच्योरिटी फॉर्म है ना, यही ऑप्शनल है। क्लियर है? किसी टॉपिक की, किसी सब्जेक्ट की जो मैच्योरिटी फॉर्म है, यही क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, चलो। अब देखो, कोई भी टॉपिक जब अपन पढ़ रहे होंगे ना सर, कोई टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें दो बातों को ज्यादा ध्यान देना है। कौन सी बातों को ध्यान देना है? एक पहली बात यह है कि मान लो कि कोई, किसी टॉपिक जैसे एंशिएंट वगैरह में हम पढ़ेंगे, medieval में, तो उसमें ज्यादा डिबेट आएगा, है ना। उसमें हम देखेंगे क्या कि सर, कि कोई मान लो दरबारी है, तो दरबारी अपने राजा के खिलाफ बात कर सकता है। आज भी कंडीशन तो वही है ना। दरबारी अपने राजा के खिलाफ बात कर सकता है? नहीं बात करेगा। तो राजा की योजनाओं को, राजा की पॉपुलैरिटी को, राजा की प्रसिद्धि को वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा, ज्यादा एग्जाजरेटेड करेगा। बताइए। और अगर वो ज्यादा ज्यादा एग्जाजरेटेड करेगा, मीन्स बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा, तो बताओ उस कालखंड या उस डायनेस्टी के बारे में हमें ट्रू नॉलेज मिल पाएगा? नहीं। तो ये भी देखना है कि जो दरबारी बात कर रहा है, उस दरबारी के थॉट क्या है, क्या उसके थॉट उस दरबार के रूलर से ही प्रभावित तो नहीं है, या फिर वो ऐसी बातें कर रहा है जिसका आधार बिल्कुल रेशनल हो। पहली बात। दूसरी बात कि आप ये भी देखना, मॉडर्न में हम ये सारे टाइम इस चीज को देखेंगे, जो भी यूरोपियन आएंगे, या हमारे हिस्ट्री पर यूरोप का प्रभाव ज्यादा है। किसी टॉपिक को डील करेंगे तो हम ये देखेंगे कि केवल हम यूरोपीय चश्मे से तो नहीं देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल यूरोपीय चश्मे से। जैसे हम पढ़ेंगे एक चैप्टर डलहौजी को लेकर, तो डलहौजी भारत में आधुनिक भारत का निर्माता है, मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया है। तो भाई मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया है तो हमारे लिए नहीं है, ये यूरोपियों के लिए है। हमारे लिए तो वो कॉलोनियल एक्सपांसन की एक क्या कर रहा है, पॉलिसी को एप्लीकेबल बना रहा है, जैसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह रहे हैं या हड़प की नीति कह रहे हैं। तो उस यूरोपीय प्रभाव को देखना पड़ेगा, और यहाँ भी हम तार्किक रुख को अपनाएंगे। मीन्स हमारे लिए वही चीजें सही होंगी जिसकी रेशनलिटी, रेलेवेंसी या एग्जिस्टेंस हो। ऐसा तो नहीं है कि बढ़ा चढ़ा कर बात की जा रही है, या ऐसे चश्मे से देखा जा रहा है जिस चश्मे की रेलेवेंसी शायद नहीं है, या है भी तो बहुत कमजोर, या है भी तो वो यूरोप के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ। क्या आप समझ पा रहे हैं सर? बताइए। जल्दी बताइए। बताइए सर। देखो बाकी लोग ना, जो भी क्लास है सर, आप रिकॉर्डेड मत देखिएगा, सामने से देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि आप लाइव जुड़ेंगे तो लाइव अपन डिस्कस कर पाएंगे। अब बाद में हमसे पूछेंगे तो वो फिर रिदम नहीं आ पाएगा ना, वो आप भी पढ़ाएंगे तो उसे रिदम नहीं आ पाएगा, और बाद में अपने पास समय कम रहता है। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा, बट वो इफेक्ट उतना नजर नहीं आएगा आपको, तो आप लाइव ज्यादा जुड़ लेना सर। ठीक है। चलो। चलो, मैं जब यार बिहार में आया तो मुझे लगा बिहार के बच्चे मुझे पसंद नहीं करेंगे, बट चलो, अच्छा है। ठीक है। अब दूसरी बात है, ये तो बात क्लियर समझ गए हमें करना क्या है ना। आप बस वो याद रखना, जो हमारा दही है ना, उसकी मलाई बस याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो सर।
अब ये है सर हिस्ट्री ऑप्शनल की बात है ना, हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर की बात है, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर। देखो हमें ना दो पार्ट, जब भी आप ऑप्शनल मेंस देने जाओगे ना सर, तो आपको दो पार्ट मिलेगा, पार्ट A1, पार्ट 1 और पार्ट 2। समझना ठीक से, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस पार्ट 1 में क्या मिलेगा? तो पार्ट 1 में दो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है। पार्ट 2 में क्या मिलेगा सर? मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। अब यहां पर देखना सर, टोटल कितने मार्क्स हो रहे हैं सर? तो टोटल मार्क्स है 5, ये विजिबल होगा आपको। टोटल कितने मार्क्स के पेपर हैं सर? 500 मार्क्स। कितने? 500 मार्क्स। ठीक है। और 500 में 250 मार्क्स यहाँ पर और 250 मार्क्स यहाँ पर। ठीक है। ये बात हो गई। ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज समझो, वो क्या है कि सर हमें ना प्रत्येक जितने भी ये खंड है ना, हमारे पास कितने क्वेश्चन मिलेंगे? प्रत्येक खंड में 8 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना? कितने सर? तो प्रत्येक पेपर में हमें 8 प्रश्न मिलेंगे, और उसमें हमें कितना लिखना होगा? तो 5-5 प्रश्न। कितना? तो 8 में से 5-5 प्रश्न हमें लिखना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान दें। ठीक है। चलो ये तो तब बात करेंगे ना जब हम उस लायक बन जाएं कि सर कौन सा क्वेश्चन लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है ना? फिलहाल आप ये ध्यान देना, पार्ट 1 में एंशिएंट मेडिवल, पार्ट 2 में मॉडर्न वर्ल्ड। हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद फाइनली हम पढ़ेंगे आपके साथ मेडिवल हिस्ट्री। अच्छा, इसमें एक सवाल है आर्ट एंड कल्चर वाला। तो सर जब वो चैप्टर आएगा ना, तो आर्ट एंड कल्चर उसी में डिटेलिंग करा देंगे, क्योंकि वो उसी का पार्ट है, अलग से पार्ट नहीं। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ तक पढ़ने वाले हैं? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस तक। कहाँ तक? पोस्ट इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये बात क्लियर हो गई। अब एक बड़ी बात ये है सर कि सर हमने तो बहुत सुना है कि सर पेपर बड़ा लेंदी आता है ना? और दूसरा ये भी सुना है कि बहुत वास्ट सिलेबस है। तो भाई आप एक बात बताओ, सुनना, अब यहाँ तो हम बात कर सकते हैं, तो मैं यूपीएससी में भी तो ये सारा पार्ट पढ़ना है, मॉडर्न वर्ल्ड, एंशिएंट और मेडिवल। इसमें से कुछ भी अलग पढ़ना है क्या यूपीएससी सेक्शन में? नहीं पढ़ना ना। तो वास्ट होने का सवाल ही नहीं उठता ना। जो ऑप्शन नहीं करेगा वो जीएस में तो उसे पढ़ना पड़ेगा। जब हमें पता है कि जीएस में इतना बड़ा चैप्टर है, तो हम ऑप्शनल में पढ़ लेना उसे। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये सर, दूसरी बात ये कि बड़ा है सिलेबस, तो भाई इंटरेस्टिंग भी तो है। क्लियर। और मान लो अगर हमारे अंदर में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो फिर हम उस जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ पाएंगे क्या? कई लोग हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं सर, उन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया हुआ है, सोच कर देखो। अच्छा बताओ, सबसे छोटा सिलेबस तो संस्कृत लिटरेचर है, तो वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं बच्चे? वो तो सर 1.5 महीने का सिलेबस है। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि सर इंटरेस्ट नहीं है ना सर। समझ रहे हो? तो बड़ी बात यह है कि सर हमने एक बार पढ़ा, और एक बार पढ़ के फाइनली हमने क्या कर दिया, तो इसको पैकअप कर दिया, और अब जाके रिवीजन कर रहे हैं और क्वेश्चन में आंसर राइटिंग कर रहे हैं। क्लियर। तो भाई जब एक बार कर दिया तो अपडेटेड नहीं है ना, अब अपडेट नहीं करना है ना। अब बताओ, स्टोरी कभी भी क्या अपडेट हो गई? पूरे यूपीएससी सेगमेंट में एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टोरी फॉर्म में है। इसमें कोई अपडेशन नहीं। अशोक फिर से जिंदा नहीं हो सकता, गांधी फिर से जिंदा नहीं हो सकते। गांधी की जो मेथोलॉजी है वो है, बाबा साहब की जो मेथोलॉजी है वो है। क्लियर है?
तो बड़ी बात ये है कि सर यहाँ पर हम क्या है, एक बार पढ़ेंगे तो फाइनली वो हम सबसे ज्यादा उसको क्या कर पाएंगे, तो हैंडल कर पाएंगे जीएस के साथ। ठीक है, तो ये एक बात हमें समझना है। दूसरी बड़ी बात ये है कि सर इसमें मार्क्स का क्या गेम है। इसमें मार्क्स का क्या गेम है, तो मार्क्स का गेम समझो। अब एक चीज देखना कि जब भी आप एवरेज में बता रहा हूं, प्रति वर्ष या पर ईयर क्या है सर, तो बच्चों का मार्क्स आप देखना 280 टू 320 आ रहा है, 280 से 320 के बीच पर ईयर ये मार्क्स आ रहा है बच्चों का, है ना। एवरी ईयर आ रहा है सर ये मार्क्स। अब जब एवरी ईयर, पर ईयर नहीं, एवरी सही रहेगा ना, क्या है सर, एवरी ईयर मार्क्स आ रहा है। अब एवरी ईयर मार्क्स आ रहा है तो सर सबसे सेफ स्कोर क्या हो सकता है ऑप्शनल में, सेफ स्कोर क्या हो सकता है ऑप्शनल में, ये भी तो देखना होगा। तो सेफ स्कोर की अगर बात करें, तो अगर आपका स्कोर सर 270 टू 300, इसमें से कहीं भी आपका आ रहा है, 270 आ रहा है, 275 आ रहा है, 280 आ रहा है, 285 आ रहा है, 290 आ रहा है, 295 आ रहा है और 300 आ रहा है, ठीक है। इसमें से कोई भी स्कोर अगर आपका आएगा तो आप सबसे ज्यादा क्या होंगे, ये सेफ स्कोर है ऑप्शनल के लिए। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप देखो, क्या है हमारा काम, तो यार अच्छे से पढ़ा देना है ना ब्रदर, सुनना ध्यान से। हमारा काम अच्छे से पढ़ा देना है, डिबेट को समझा देना है, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा देना है, कॉन्सेप्ट की ब्रीफिंग कर देना है, सिनॉप्सिस मेकिंग सिखा देना है, आंसर लिखना कैसे है ये सिखा देना है। उसके बाद देखो, हर चीज में मैं क्या हूं सर, मैं तो सिर्फ मेडिएटर का रोल कर रहा हूँ, है ना। और वो मेडिएटर हर जगह तो काम नहीं करेगा ना। जब मैं सिखा दूंगा तो मैं हट जाऊंगा ना, फिर आप और एग्जाम, तो सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी ना, कि मास्टर जो बोल रहा है उसको हम कितना फॉलो कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और कितनी मेहनत कर पा रहे हैं। तो हमारी जो ड्यूटी है हम पूरा कर लेंगे, आपकी जो ड्यूटी है आप पूरा कर लो। अगर आप ऐसा कर लेते हो, अब मान लो कि जैसे देखो, तुम्हारा हिंदी मीडियम है, अब तुम जैसे मान लो कोई वर्ड है, जैसे आपने लिखना कोई वर्ड है, जैसे सिखाना एक वर्ड है, तो एक व्यक्ति ऐसे लिख रहा है कि मैं सिखाता हूं, और एक व्यक्ति ऐसे लिख रहा है मैं सिखाता हूं। तो अब ये वाली चीजें तो मैं सही नहीं करा सकता ना। दूसरी बात, आप ऐसा लिख रहे हो कि खुद ही नहीं समझ पा रहे हो, समझ रहे हो। तीसरी बात, आपकी स्पीड बहुत स्लो है। चौथी बात, कि आप पढ़ते हो लेकिन बार बार भूल जा रहे हो। तो इसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, इसमें मैं गाइड ही कर सकता हूँ ना ब्रदर। तो अगर आप अपनी ड्यूटीज पूरा करते हो और मैं अपनी ड्यूटीज पूरा करता हूँ, तो हम इसे ना सर 320 पर टच करेंगे, 320 पे टच करेंगे। आप इस बात को देखना, अगर आप सही से पढ़ लोगे तो इसे 320 को हम टच करेंगे। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल पाओ तो हम शायद आगे की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आपके साथ जुड़ी है, क्योंकि ये सारी मेहनत आपको करनी होगी। क्या ये हमारी बातें समझ पा रहे हैं आप, क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं, बताइए। बताइएगा सर। ठीक है, तो इतनी बातें हमें करनी थी, अब हमें सीधे चैप्टर पे आना था। उसके पहले तुम्हें कोई डाउट इसमें लग रहा है, इसमें कोई भी ऐसा डाउट तुम्हारे मन में आ गया, उसको आप पूछ लो। और नहीं तो हम चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, मीन्स सिलेबस से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो आप पूछ लो सर, और नहीं तो चैप्टर से स्टार्ट करा जाएगा। पूछा जाए।
350 तक भाई? 350 आज तक तो नहीं गया है। तो तुम 350 लाना, मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो। चलो सर, थोड़ा जल्दी बताओ। क्लास अपनी 1.5 घंटे ही चल पाएगी। बाद में हम टाइमिंग चेंज करेंगे क्लास का। अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ क्लास को स्टार्ट करना बहुत जरूरी था, इस वजह से। चलो थम्स अप करो, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। सब कुछ भी पढ़ना पड़ेगा मतलब? सब कुछ भी मीन्स? सब कुछ मीन्स क्या होता है छोटू? सोचो यार, एक लड़का मेरे डिस्ट्रिक्ट का पढ़ रहा है भाई। चलो। क्या है सर ऑप्शनल में? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के जीएस? हाँ मैडम संजना, जीएस हो जाएगा, है ना। आपको जीएस के लिए अलग से, जीएस ऑप्शनल पढ़ेंगी तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से नहीं पढ़ना है। वैसे मास्टर कोर्स बेचने के लिए बात करता है, बट आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है तो बताना, मैं अलग से लॉन्च करूंगा। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं सर सिलेबस के बारे में, है ना। सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री रेलेवेंट चीजें पूछिएगा सिर्फ, मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें सिलेबस आपको लिखना पड़ेगा। आप भी नोट करते चलना सर, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट लिखिए सर, अराइवल ऑफ यूरोपियन, यूरोपीय शक्तियों का आगमन। यूरोपीय शक्तियों का आगमन, शक्तियों का आगमन। अराइवल ऑफ यूरोपियन। और इसमें लिखिए सर, पोर्टुगीज। कौन कौन थे भाई? डच, इंग्लिश और फ्रेंच। पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसी में लिखना, इसी चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध, कार्नेटिक वॉर। और फिर लिखना, रीजन लिखना, रीजन फॉर द डिफीटेड ऑफ फ्रेंच। रीजन फॉर द डिफीटेड ऑफ फ्रेंच, फॉर द डिफीटेड ऑफ फ्रेंच, फ्रांस के पराजय के कारण। फ्रांस के पराजय के कारण, ये पहला चैप्टर है सर, है ना। इसी चैप्टर को हम डील करेंगे। अब एक चीज देखो, इसमें क्या क्या डिलीट करना है समझो। डच का कोई ज्यादा रोल नहीं है ना। रोल नहीं है डचों का, सिर्फ फैक्चुअल रोल है, तो डच को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो कितनी शक्ति आ गई? 3। तो 3 शक्ति के बारे में हमें बात करना है, पुर्तगाली, इंग्लिश, फ्रेंच। और अगर आगे चल के भी हम थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पुर्तगालियों को भी डिलीट करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर, ऐसे ही सारे चैप्टर लिखने हैं। तो सेकंड चैप्टर हेड, दूसरा डालो हेडिंग, सेकंड, दूसरा। और इसमें लिखो, भारत में ब्रिटिश विस्तार, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश विस्तार, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। और इसमें लिख लो डैश देकर, बंगाल, बंगाल, मैसूर, मराठा, मराठा, पंजाब, पंजाब। बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट।
थर्ड, ब्रिटिश ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रक्चर पॉलिसी। स्ट्रक्चर पॉलिसी हिंदी लिखो ब्रिटिश प्रशासनिक और, थर्ड लिखो ब्रिटिश प्रशासनिक व संरचनात्मक नीति। ब्रिटिश प्रशासनिक व संरचनात्मक नीति थर्ड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, ब्रिटिश आर्थिक नीति, ब्रिटिश आर्थिक नीति। नेक्स्ट फाइव, फिफ्थ पॉइंट लिखो ब्रिटिश सोशियो कल्चरल पॉलिसी, ब्रिटिश सोशियो कल्चरल पॉलिसी, कल्चरल पॉलिसी, ब्रिटिश सामाजिक व सांस्कृतिक नीति, सांस्कृतिक नीति। ठीक, नेक्स्ट सोशियो कितना है, सिक्स्थ है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सर, ब्रिटिश सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट भारतीय प्रतिक्रिया, इंडियन रिस्पॉन्स, भारतीय प्रतिक्रिया, इंडियन रिस्पॉन्स, इंडियन रिस्पॉन्स। और इसमें लिखो तीन पॉइंट। पहला लिखना पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। नेक्स्ट लिखना ट्राइबल मूवमेंट, क्या लिखेंगे, आदिवासी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन है ना, जनजातीय आंदोलन। नहीं नहीं, आंदोलन ऐसे लिख लो, रुक जाओ, ट्राइबल रिवोल्ट लिख लो इसको, है ना, ट्राइबल रिवोल्ट, आदिवासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह। एंड फाइनली रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। लिखिए, लिखिए। यहां तक हो गया, एक बार थम्स अप कर दो फिर आगे। यहां तक हो गया क्या, क्या यहां तक हो गया? यहां तक हो गया, यहां तक हो गया क्या? चलो, तो नेक्स्ट लिख लो सर, एट, एट नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। और इसमें लिख लो पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। फर्स्ट पॉइंट लिखना राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। सेकंड पॉइंट स्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट
डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट आइडियोलॉजी, विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न विचारधाराएं। और इसमें लिखो, पहला लिखना सर, लिबरल्स आइडियोलॉजी, लिबरल्स आइडियोलॉजी, लिबरल्स आइडियोलॉजी, उदारवादी विचारधारा। फिर लिखना एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, फिर लिखो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। क्या लिखेंगे? उग्रवादी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा। फिर लिखना रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा। फिर लिखना आगे गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीवादी विचारधारा। और फिर लिखना सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। ठीक है, चलो। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट, ये कौन सा था सर? नंबर 8। 8 के बाद लिखो 9। ये हो गया आपका सर। 8 के बाद लिखो 9। पार्टीशन, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, विभाजन व स्वतंत्रता, विभाजन व स्वतंत्रता। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। एंड लास्ट वन, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें क्या है सर? आजादी या आजादी नहीं, स्वतंत्रता के बाद भारत, स्वतंत्रता के बाद भारत। कब से कब तक की बात कर रहा है ये? तो ये बात कर रहा है 1947 टू 64, 1947 से 64 तक। ये लिख लेना, फिर बता देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हो गया? और सभी कमेंट कर देना, है ना। नहीं तो एक बार जब हो गया तो फिर बाद में अगर आपका नहीं हुआ ना, तो फिर गाड़ी पीछे नहीं लौटेगी। चलो, हो गया सर। चलो, तो ये सिलेबस है मॉडर्न इंडिया, अपन ऐसे चलने वाले हैं ना। अब आ जाओ पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। देखो, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर। फर्स्ट चैप्टर है अराइवल ऑफ यूरोपियन, अराइवल ऑफ यूरोपियन। इसमें हम किसके किसकी बात करने वाले हैं? तो एक तरफ पुर्तगालियों की, पुर्तगाली शक्ति की, दूसरी तरफ फ्रेंच की,
अच्छा ऐसे लिख लेते हैं ना सीधे, रुक जाओ। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और फिर फाइनली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कार्नेटिक वॉर, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्नेटिक वॉर, कर्नाटक के युद्ध का महत्व, कर्नाटक युद्ध का महत्व, महत्व, और दूसरा पॉइंट, रीजन फॉर डिफीटेड, कौन डिफीट हो रही है भाई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांस की शक्ति के पराजय के कारण, फ्रांस की शक्ति के पराजय के कारण, फ्रांस की नहीं, फ्रांसीसी शक्ति लिखो है ना, फ्रांसीसी शक्ति के पराजय के कारण। ठीक है सर, चलो। तो पहले चैप्टर में हमें यही पढ़ना है सर, पहले चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, पोर्टुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच और इनके बीच वॉर। ठीक है। अच्छा, यूरोपियन आपने याद करो, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो वहां पर हम कुछ और ज्यादा बात कर रहे थे, और यहाँ पर देखो कॉन्साइज वे में बात कर रहे हैं। चैप्टर लिखने मात्र से ये पता चल रहा है कि हम उसके तार्किक विश्लेषण करने वाले हैं, एनालिटिकल फॉर्म देने वाले हैं किसी चैप्टर का। ठीक है, चलो। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत मेहनत करवाने वाला हूं तुमसे। ठीक है, क्या कोई क्या मैसेज कर रहा है? सर ब्रिटिश, सर जी बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं है, यहाँ क्लास ही रुक गई है। ठीक है अनीता, बाद में आप देख लेना है ना, बारिश तो सभी जगह हो रही है वैसे। चलो, ठीक है सर। देखो अब, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें, चैप्टर स्टार्ट देखो आप, ये हमेशा ध्यान रखना सर, जब भी चैप्टर स्टार्ट करोगे भाई, बैकग्राउंड की बात करनी है ना, और बैकग्राउंड की बात करनी है तो इसके बारे में ध्यान से सुनो। मेरा प्रश्न, अब देखो टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, तो बहुत फोकस चाहिए, बहुत। ठीक है, अब देखो, मॉडर्न जहां भी पढ़े हो, हमसे भी पढ़े होगे, वो सब बातें भूल जाना, नहीं पढ़े हो, टफ लग रहा है, आसान लग रहा है, सब चीज भूल के बहुत फ्रेश माइंड से रेगुलरली सुनना कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ। बस इतनी चीजें ध्यान रखना कि तुम क्लास में, जब तुम घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना, तो एक प्रॉपर स्टडी टेबल हो, ये नहीं कि तुम्हारे घर में जिस रूम में पढ़ रहे हो उसमें रायता ही फैला हुआ है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है। तो उनसे कह देना कि भाई घर में पढ़ाई करवा रहे हो तो ठीक से करवाओ, है ना। तो जब लेक्चर चले ना, तो आराम से बैठकर पढ़ाई करना, 1.5 घंटे की बात, क्योंकि कौन से ऐसी बात मैं बोलूं और तुम उस टाइम में तुम अपने घर की बातों को सुन रहे हो, तो उससे बचना थोड़ा, है ना। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में या घर से पढ़ाई करने में ये बड़ा रिस्क होता है कि हम अपने माइंड को बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं दे पाते हैं। देखो, स्टार्ट कर रहे हैं, समझना क्या बातें करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर लिखा, देखना ब्रदर, है ना, हमने चैप्टर लिखा, और उस चैप्टर का नाम ही लिखा यूरोपियों का आगमन। और उस यूरोपियों के आगमन में हमने क्या देखा सर? तो हम केवल कंपनी का नाम लिख रहे हैं, और उस कंपनी का नाम है पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच, है ना। तो जब ऐसी बातें लिख रहे हैं सर, इसका मतलब यूरोपीय कंपनी भारत आ रही है, यूरोपीय कंपनी भारत आ रही है। पहला पॉइंट, यूरोपीय कंपनी भारत आएंगी, तो सर वो भारत किस लिए आ रही है भाई? तो भारत आ रही है व्यापार करने। फर्स्ट पॉइंट, बिना किसी चैप्टर को पढ़े कोशिश में लगे हैं, है ना। क्या करने आ रही है भारत? व्यापार करने। क्या करने भारत आ रही है सर? ट्रेड एंड कॉमर्स करने। ठीक है, भारत व्यापार करने आएंगी, तो व्यापार ऐसे ही हो जाएगा। तुम तैयारी कर रहे हो यूपीएससी का, तो तैयारी ऐसे हो जाएगी कि कोई एक सेंटर बनाना पड़ेगा, चाहे वो घर में सेंटर बनाओ या जहां जा रहे हो पढ़ने वहां सेंटर बनाओ। सेंटर बनाने का मतलब है रूम और इंस्टीट्यूशन, ये दो बातें तो करनी पड़ेंगी ना।
तो व्यापार करने जब भारत आओगे तो केंद्र बनाओगे, देखो सेंटेंस फॉर्मिंग सीखते जाना। व्यापार करने जब आओगे तो भाई जहां से व्यापार करोगे वहां व्यापारिक केंद्र बनाओगे। बताओ, वहां क्या बताओ बनाओगे? व्यापारी केंद्र बनाओगे सर। क्लियर? अब सर व्यापारी केंद्र जब बनाओगे तो तीसरा पॉइंट, व्यापारी केंद्र बनाओगे तो ये भी जरूरी है ना कि अब व्यापारी केंद्र जब बनाओगे तो सुविधाएं लोगे। तुम भाई घर में बैठे पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे घर के बगल में लाइब्रेरी है, तुम घर में नहीं पढ़ाई कर रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम सुविधा उठा रहे हो ना, क्योंकि मैक्सिमम गेन हो पाए। समझ रहे हो? इसका मतलब व्यापारी केंद्र की स्थापना होगी तो कंपनी ये भी प्रयास करेगी कि उसे व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हो। कंपनी क्या ये भी ध्यान रखेगी कि उसे व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हो। बताओ, बताना जरा ध्यान से। उसे ट्रेड, भाई यहाँ पर इंग्लिश वाले ट्रेडिंग सेंटर और ट्रेडिंग फैस या कमर्शियल फैसिलिटी है ना, या ट्रेडिंग फैसिलिटी। बताओ, ये तीन बातें समझ रहे हैं क्या हम? समझ रहे हैं? तो अब इस बात को देखो सर, अब ये तीन बातें सामने आ गई ना, तो अब हमें ये समझना है कि सर इस व्यापारी केंद्र, व्यापार करने और व्यापारिक सुविधाएं, तुम्हारे घर वाले, हमारे घर वाले इतना ज्यादा ताम झाम क्यों दे रखे हैं कि भाई तुम ऑप्शनल अलग पढ़ो, जीएस अलग पढ़ो, स्टडी टेबल अच्छा हो, चेयर अच्छा हो, सुबह शाम तुम्हें चाय मिले, मूड तुम्हारा अच्छा हो, लाइब्रेरी की फैसिलिटी अच्छी हो, ये इतने सारे ड्रामे क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाओ। इसी वजह से इसका मतलब ये है सर कि ये व्यापारी केंद्र के बाद व्यापारिक सुविधाएं, इसलिए कि कंपनी क्या कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए। मीन्स कंपनी अत्यधिक व्यापारिक लाभ उठा पाए। कंपनी क्या हो पाए सर? अत्यधिक व्यापारिक लाभ उठा पाए। अत्यधिक लाभ या व्यापारिक लाभ उठा पाए, इसका मीनिंग ये है कि कंपनी क्या कर पाए? मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर पाए, मैक्सिमम ट्रेडिंग बेनिफिट प्राप्त कर पाए। और जब भी मैक्सिमम की बात आएगी, अब देखो कंपटीशन का मीनिंग हम समझ ही नहीं पाते सर। कंपटीशन का मीनिंग ही एक ही है कि वही लड़का या लड़की, वही स्टूडेंट सेलेक्ट होगा जिसके पास मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग होगी उस एग्जाम को समझने के लिए। और मैक्सिमम का मतलब तो यही है ना सर कि आपको हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। अब ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में आप किसी एक पार्ट पर पूरा ध्यान नहीं दे सकते, चारों पार्ट पर बराबर ध्यान पर देना पड़ेगा। और जब भी वर्ड मैक्सिमम की आएगी, इसका मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर काम करोगे। तो मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपको लेना है सर, ध्यान से सुनना, अगर मैक्सिमम बेनिफिट हमें अगर मैक्सिमम बेनिफिट हमें लेना है सर, तो इस भारत पर बिना कंट्रोल किए क्या हम ले सकते हैं? इस भारत पर क्या बिना कंट्रोल किए, क्या हम इस भारत से मैक्सिमम ट्रेड कर सकते हैं? और वो कंट्रोल कैसा होगा सर? तो कंट्रोल तो राइट्स की बात करेगा ना, पॉलिटिकल कंट्रोल की बात करेगा। इसी को हम एक वर्ड में ये लिख सकते हैं कि इंडिया पर वो विदाउट पॉलिटिकल डोमिनेंसी, विदाउट पॉलिटिकल डोमिनेंसी, या फिर राजनीतिक रूप से जब तक वो दबाव नहीं बनाएंगे, जब तक उनकी डोमिनेंसी नहीं स्टैब्लिश हो पाएगी इंडिया पर, तब तक वो मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ से गेन कर पाएंगे? क्लियर? जब तक तुम ज्यादा नहीं पढ़ोगे, किसी सब्जेक्ट पर डोमिनेंसी नहीं होगी, तब तक तुम्हारा रैंक कैसे आ जाएगा उसमें? समझ रहे हो? तो सर पॉलिटिकल डोमिनेंसी के लिए भाई क्या करना पड़ेगा?
पॉलिटिकल डोमिनेंसी, मान लो तुम कहीं जा रहे हो, लड़ाई हो गई, तो तुम डोमिनेंसी उस वॉर को जीतने के लिए क्या करोगे? कोई ना कोई वेपन्स का यूज करोगे ना। तो पॉलिटिकल डोमिनेंसी के लिए क्या करना पड़ता सर? तो यहाँ पर क्या स्टैब्लिश करना पड़ेगा? तो अब एक नेचर के साथ वो भारत आएंगे, और उसी का नाम है वेपनाइजेशन, उसी का नाम है शस्त्रीकरण। बोलो। तो कोई भी कंपनी अगर भारत आना चाहे, तो वो इस प्रोसेस से तो गुजरेगी ही गुजरेगी, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। सोच कर तुम देखो, ये सारे बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना सर। आपके ही ग्रुप में 300 से ज्यादा बच्चे हैं, और उसमें से 100 बच्चों ने कहा कि सर ऑप्शनल स्टार्ट करो, हम साथ रहेंगे। और फाइनली कितने लोग आए? 30 लोग। समझ रहे हो? और इस 100 में ना सर, आप देखना, इस 100 में मुझे हंसी आ रही थी, और मैं क्या ही बताऊं मैं। 80% ऐसे लोग थे ना, जो हर हर बच्चा मैसेज कर रहा था कि सर मैं गरीब हूँ, मेरे फादर नहीं है। दूसरी तरफ कि सर मैं मजदूरी करता हूँ। तो भाई, जब ऐसी चीजें थी तो मैंने कहा चलो भाई ऑप्शनल पढ़ाया जाए। और इस ऑप्शनल में जब हमने एडमिशन स्टार्ट किया, तो आपने देखा होगा उस ग्रुप में कितने ड्रामेबाजी हुई, कितने ड्रामेबाज थे। अब बताओ, बीइंग अ टीचर, मैं किस पे फेथ करूं ब्रदर? किस पे फेथ करूं बताओ? जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो मैं ऑप्शनल फी 25,000 ले रहा था। अब एक बच्चा कह रहा है सर 500 कर दो, 2,000 कर दो। तो भाई मेरे पास अगर रीच रहती, सिस्टम रहता, तो मैं ये कर देता, लेकिन अपने पास थी ही नहीं, तो मैं कहाँ से कर पाता? है ना? तो 30 बच्चों, और सोचो कितना, तो भाई जो मैंने प्लानिंग की, जो सारी चीजें की, वो फेल हो गई ना फिर। और वो लॉस ही तो गया। अब सोचो कि कोई बच्चा मुझे आगे मिलेगा, और वो कहेगा कि सर मैं गरीब हूं, तो क्या मैं ट्रस्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना यार। समझ रहे हो? तो इसीलिए टीचर जो रहता है वो प्रोफेशनली इसी वजह से हो जाता है कि भाई ज्यादा अगर करेंगे तो लॉस हो जाता है। बिलीव नहीं कर सकते ना, ट्रस्ट नहीं कर सकते आप किसी पर, कौन कब बदल जाए किसी को पता है? मम्मी अभी हमारे लिए पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव हो गई, पापा अभी नेगेटिव हो गए, ब्लड रिलेशन नेगेटिव है, तो फिर दूसरे की तो बात ही हटाओ। समझ रहे हो? तो देखो अब इस बात को, अब जब जो भी कंपनी भारत आएगी वो क्या करेगी सर? वेपनाइजेशन करेगी। तो जो भी कंपनी, ध्यान से सुनना, जो भी कंपनी भारत आएगी सर, वो क्या करेगी? शस्त्रीकरण करेगी। तो शस्त्रीकरण करने वालों में तीन ही कंपनी है ना, पोर्टुगीज, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। बताओ। क्लियर है? इसका मीनिंग आप इस बात को ध्यान से समझना, कि सर बड़ी चीज यहां पर क्या हो जाएगी, कि तीनों कंपनी जब वेपनाइजेशन करेंगी। मैं ये बात जो कह रहा था मैं भूल गया, मैं ये कह रहा था उस समय, कि सर आप देखो, यूपीएससी बच्चा तैयारी करता है ना, तो उसको लगता है पहले पीटी पास कर लेंगे तब मेंस की तरफ फोकस होंगे। और मेंस में भी सर पार्ट आप देखो, 18 सब्जेक्ट, 16 से 18 सब्जेक्ट है। उसके बाद एक पार्ट आता है ऑप्शनल का। अगर उसका पीटी भी निकल जाए तो ये नहीं निकलेगा, चाहे वो किसी का भी मेंटरशिप ले। कौन ऐसा योद्धा है, वॉरियर कोचिंग है भाई, जो 4 महीने में ये सारी चीजें करा दे? कोई नहीं करा सकता। अब वो अलग बात है कि उसने 100 बच्चों की मेंटरशिप करी, 2,000 बच्चों की मेंटरशिप करी, और उसमें से 5 बच्चे निकल गए। तो 5 ये वो बच्चे हैं, 10 ये वो बच्चे हैं जो पिछले 5 साल से तैयारी में थे। तो इनको दिखाकर फिर इनको पागल बनाना। समझ रहे हो? इसीलिए सर तैयारी के लिए बड़ी चीज ये है कि जब भी आप मैदान में उतरे, बैटल फील्ड में उतरे, उसके लिए जरूरी है कि देखो, पीटी की तैयारी तो मेंस से हो ही जाएगी, लेकिन साथ में अलग से ऑप्शनल करना पड़ता है। क्योंकि ऑप्शनल देखो कितने मार्क्स का है सर? 500 मार्क्स का। आपके मेंस में जो 4 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये कितने मार्क्स के हैं? 1,000 मार्क्स के। कहने का सेंस ये है सर, कि जो आपका ऑप्शनल है, वो जीएस का तो 50% है ना। मीन्स आप टोटल 16 महीने, 18 महीने कोर्स करते हो, सिर्फ 1,000 मार्क्स के लिए, और 500 मार्क्स को तुम किनारे करते हो।
कहाँ से संभव है? रैंक कहाँ से लगेगी सर? रैंक तो यहीं से लगेगी, रिजल्ट तो यहीं से होंगे। समझ रहे हो? तो बच्चा ये नहीं सोचता है, और बच्चा नहीं सोचता है तो कोचिंग भी नहीं सोचती है। कोचिंग समझती है कि चलो इसके लिए पीटी के लिए अलग कोर्स बनाएंगे, मेंस के लिए अलग बनाएंगे। तो उसमें बच्चे का देखो, बच्चे का दोष भी नहीं है और दोष भी है, क्योंकि जब इस फील्ड में उतर रहा है तो एनालिटिकल नहीं थॉट के सोच पा रहा है। और दूसरी बात, तो कोचिंग तो कमाने के लिए बनी है ना भाई। नाम ही है ना, कमाएगी तभी तो आगे काम करेगी वो अपनी। तो जब भी हम तैयारी में रहे, हम फुल प्रूफ तैयारी के साथ रहे। नहीं होगा होगा ये तो बाद की बात है। जब तक फुल प्रूफ तैयारी नहीं होगी तो हम तो मारे जाएंगे ना सर, है ना? तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है। देखो, अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब इसके लिए समझना, मैं ये कह रहा था शस्त्रीकरण तो करेगी कंपनी। अब जब शस्त्रीकरण करेगी तो दो बातें समझना यहां से। पहली बात कि अगर कोई कंपनी पहले आ गई, समझना मेरे भाई, अगर कोई कंपनी पहले आ गई भारत, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मतलब इसकी बातें क्या हो सकती सर? इसका मीनिंग ये है कि पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नेवी होगी वो पावरफुल होगी। बताओ, पहली कंपनी जो भारत आ गई, इसका मतलब वो भाई बाई सी रूट आई, तो भाई उसकी नौसैनिक सर्वोच्चता तो बनी रहेगी। अगर वो भारत आकर, अगर वो भारत आकर भारत में क्या कर रही है, ट्रेड एंड कॉमर्स कर रही है, तो उसकी नौसैनिक सर्वोच्चता तो बनी रहेगी। आगे चलकर ये हो सकता है कि इसकी नौसैनिक सर्वोच्चता को कोई और चैलेंज कर दे, कोई और चैलेंज कर दे, और जो चैलेंज करेगा उसके बीच क्या हो जाएगा, वॉर होगा। और उस वॉर में जो फाइनली विजेता रहेगा, फ्रेंच ब्रिटिश और पोर्टुगीज में, जो भी विजेता होगा, जो भी विक्टोरियस होगा, वही तो भारत की तरफ बढ़ेगा, वही तो भारत के आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। बताओ, वही तो भारत के आंतरिक क्षेत्रों पर की ओर बढ़ेगा। किसके लिए आंतरिक क्षेत्र भाई? तो किसके लिए? पॉलिटिकल डोमिनेंसी। किसके लिए? पॉलिटिकल डोमिनेंसी। तो बिना पढ़े हम ये बात तो समझ पा रहे हैं कि कंपनी आएगी कोई भी, तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रूट्स है ना सर, आपका भी स्टैंडर्ड वे पर प्रिपरेशन हो तो दो ही चार वे हैं, ज्यादा वे तो है नहीं। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी कंपनी आएगी, जो भी, अब ब्रिटिश अगर आंतरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए आगे बढ़ रही है, इस बात का ये सबूत है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारी शक्तियों में ज्यादा विजनरी है, ज्यादा पावरफुल है। क्या आप समझ पा रहे हैं? थम्स अप करो और नोट कर लो। थम्स अप करो और नोट कर लो, फिर पूछ लेना मेरे से। नोट कर लो। नोट कर लो जल्दी से। ये हो गया है? चलो, ये नोट करो। नोट कर लेना तो बता देना कि सर नोट हो गया है, फिर नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे अपन। भाई ये जितने बच्चे हैं ना भाई, ये सभी लाइव देखें। जब भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, लाइव देखें। क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म आप उस समय के लिए रखिए जिस समय आपकी कोई इमरजेंसी आ जाती है, या आप बीमार पड़ जाते हैं, या लेक्चर देखने का मन नहीं है, थोड़ा सा मूड ऑफ है किसी वजह से, तो उस समय आप इस चीज को रखिए, है ना?
नहीं मेरे भाई, ऑप्शनल सिनॉप्सिस बेस नहीं है। कोई भी चैप्टर तभी समझ में आएगा जब उसको अच्छे से पढ़ोगे, और जब अच्छे से पढ़ोगे तो तब सिनॉप्सिस बनेगा। ऑप्शनल सिनॉप्सिस बेस केवल होता तो फिर इतना बड़ा अमाउंट नहीं लिया जाता, इतना टाइम नहीं लेता, इतना मार्क्स यूपीएससी इसमें नहीं रखती। हो गया। चलो नेक्स्ट। ये नोट करो। जल्दी करो। देखो अपनी क्लास 4 बजे है ना, तो थोड़ा सा पहले छोड़ेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद मेरी क्लास रहती है। आपकी क्लास 2:30 से 4 है, फिर मेरी 4 से 7 है, फिर 7 से 9 है। तो कंटिन्यू क्लास है, तो थोड़ा पहले छोड़ देंगे, है ना। नोट कर लिए सर। चलो, अब यहां से देखो सर। अब ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अब हम पहली शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जिस शक्ति का नाम है पुर्तगाली, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ आ रही है? तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही है। समझना सर। कोई भी कंपनी भारत आएगी किसके लिए? व्यापार के लिए। क्लियर? किसके लिए आएगी? व्यापार के लिए। हमने एक वर्ड यूज किया इसमें, व्यापारिक लाभ। व्यापारिक लाभ, है ना, कमर्शियल बेनिफिट के लिए आएगी। अब कोई भी कंपनी अगर कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए आ रही है, तो भाई व्यापारिक लाभ जब कमाएगी तो कोई ना कोई वस्तु का व्यापार करेगी ना, किसी न किसी वस्तुएं का व्यापार करेगी, है ना। तो व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार करेगी, तो उस व्यापारिक वस्तुओं को हम समझ लेंगे। दूसरी तरफ वो व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार करेगी, तो उसे कमाना है व्यापारिक लाभ, अत्यधिक लाभ। तो वो किसी न किसी मार्ग पर भी नियंत्रण करेगी। तो वो मार्ग कौन सा? चूंकि नदी मार्ग होगा, समुद्री मार्ग होगा, तो वो समुद्री मार्ग पर भी नियंत्रण स्थापित करेगी। अगर वो कंपनी आएगी, समझना, अगर कंपनी वो आएगी तो समुद्री मार्ग पर नियंत्रण बराबर बना रहे, इसके लिए वो कुछ नीतियों को भी लागू करेगी। इसके लिए वो कुछ नीतियों को भी लागू करेगी। और उसी में आप पढ़ते होंगे ब्लू वाटर पॉलिसी, और एक पढ़ते होंगे कार्टेज आर्मेडा सिस्टम। एक क्या पढ़ते होंगे सर? कार्टेज आर्मेडा सिस्टम। कार्टेज आर्मेडा सिस्टम और कार्टेज आर्मेडा पद्धति। ठीक है। कई बार ये भी होगा कि जब वो नीतियां लागू करेगी तो कई बार वो क्या करेगी? जबरदस्ती भी करेगी। मीन्स वो कहीं ना कहीं लूटपाट भी करेगी। इसका मतलब उसकी एनमिटी भी होगी, उस कंपनी की शत्रुता भी क्या होगी? स्थापित होगी। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर हमें पुर्तगालियों के बारे में पढ़ना है। अब जब कंपनी भारत आएगी सर, तो भारत आएगी तो भारत में उसका कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ ना कुछ वो योगदान तो देगी भारत में। तो उसके योगदान को भी देखेंगे। तो इतना ही बात करना है पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। क्लियर? कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या डिस्कस करना है, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो हमें बताएं। ठीक है। अब एक चीज देखो सर, इसकी कहानी शुरू कैसे होती है। हमने कहा ना कि सर चैप्टर है हमारा अराइवल ऑफ यूरोपियन। तो क्वेश्चन ये है कि वाई वाई यूरोपियन केम टू इंडिया, या यूरोपीय भारत क्यों आ गए? यूरोपीय शक्ति या यूरोपीय कंपनी भारत क्यों आ गई? इसके लिए कुछ बातों को समझते हैं। देखो, कुछ बातें हैं जिसको समझना है। देखो फर्स्ट पॉइंट, यूरोप में क्या हो गया सर? पुनर्जागरण। यूरोप में स्टार्ट हो गया रेनेसा। और जो यूरोप में रेनेसा स्टार्ट हुआ, इस रेनेसा ने किसकी बात करी सर?
इस रेनेसा ने मानवतावाद को आगे बढ़ाया। किसको? मानवतावाद। मानवतावाद का मतलब है मानव के विकास से मानव जो चाहे वो सोच सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। क्लियर? तो मानवतावाद जब बढ़ा तो फिर व्यक्तिवाद बढ़ा। एक एक व्यक्ति के ऊपर बात होने लगी। आप कहते हो ना सर कि सर मेंटोरशिप दे दो। मेंटोरशिप का मतलब है पर्सनलाइज मेंटोरशिप, कि हमारा विशेष ध्यान दो फिर दूसरे का देना, यही बात है। तो वही व्यक्तिवाद, एक एक व्यक्ति के ऊपर बल दिया जाने लगा। दूसरी तरफ मानव के अंदर कौन सी बातें सामने आई सर? तो यहाँ पर क्यूरियोसिटी की बात सामने आई। दूसरी तरफ ये व्यक्तिवाद का मतलब है इंडिविजुअलिज्म, है ना। मानवतावाद का मीनिंग है ह्यूमैनिज्म। तो तर्क और जिज्ञासा की जब बात सामने आई, तो यहां से एक बात क्लियर याद रखना कि जब तर्क और जिज्ञासा की बात सामने आई, अगर मैं कुछ भी यहाँ पे उल्टा पढ़ा दूं, सोच कर देखो, तो तुम तो कहोगे ना यार कि मास्टर ने तो ऐसे बताया, लेकिन होना ऐसे चाहिए था। तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो रही है, और अगली क्लास में तुम बोलोगे कि नहीं सर, वो जो आप बताए थे वो गलत हो गया था, ऐसे होगा। तो भाई जो तुम ये डिसीजन ले पा रहे हो, वो इस जिज्ञासा से ही तो ले पा रहे हो। तो वो जो डिसीजन है वो एक प्रकार का काम ही है ना, वर्क ही है ना, कार्य ही है। तो एक बात ये चल रही थी यूरोप में। दूसरी बात क्या चल रही थी, तो ये भी ध्यान देना। दूसरी तरफ यूरोप में क्या स्टार्ट हुआ था सर? होली वॉर। होली वॉर। और इस होली वॉर का मीनिंग क्या था? धर्म युद्ध। क्लियर है? धर्म युद्ध। अब ये जो धर्म युद्ध है, इसके बारे में समझना सर। ये धर्म युद्ध जब शुरू हुआ यूरोप में, तो यहीं पर क्या हुआ? ये होली वॉर का मतलब है धर्म युद्ध। धर्म की युद्ध का मतलब है दो धर्मों के बीच का युद्ध। एक तरफ ईसाई और एक तरफ इस्लाम। और फाइनली ईसाई ने इस्लाम को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। जब इस्लाम को पराजित कर दिया तो इस अरे गलत बता दिए क्या यार। देखो, इस्लाम ने किसको पराजित कर दिया? ईसाई को पराजित कर दिया। अब जब इस्लाम ने ईसाई को पराजित किया, तो ईसाई वाले क्षेत्रों पर इस्लाम का नियंत्रण, मीन्स यूरोप में किसका नियंत्रण? यूरोप में इस्लामिक नियंत्रण स्टार्ट। तो जो भी नियंत्रण करेगा वो तो वहीं पर नियंत्रण करेगा ना, जो एरिया सबसे ज्यादा समृद्ध हो, जिस एरिया पर सबसे ज्यादा व्यापार हो। और उसी सेंस में आप इस बात को देखना कि फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, ये इस्लामिक क्या करने लगे, तो ये व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने लगे। व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण, इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग है ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल करने लगे। और जब व्यापारिक मार्ग पर उन्होंने नियंत्रण करना स्टार्ट किया, इसी समय कहाँ पर नियंत्रण स्टार्ट कर दिया? भूमध्य सागरीय मार्ग पर। तो भूमध्य सागरीय मार्ग पर नियंत्रण स्टार्ट। और जब ये विजिबल है, जब भूमध्य सागरीय मार्ग पर नियंत्रण स्टार्ट किया सर, तो यहाँ से क्या हो गया? उसी रूट से इंडिया व्यापार हो रहा था। मडीवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये चीजें समझ पाएंगे ना। अब जब व्यापार हो रहा था तो फाइनली अब व्यापार क्या हो गया? ये व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। और जब व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया, जब तुम्हारी पढ़ाई क्या हो जाएगी? व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध का मतलब मीनिंग क्या है? इस ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो गया। क्या डिस्टर्ब हो गया? ट्रेड रूट डिस्टर्ब। अब जब व्यापारिक मार्ग सर अवरुद्ध हो जाएगा, तो आप सोच कर देखो कंडीशन क्या बनेगी कि भाई तुम्हारी पढ़ाई जब डिस्टर्ब होगी तो तुम नया नया प्लान बनाने लगते हो। तो यहाँ भी तो स्ट्रीट प्लान बनाएगा, और यहाँ पर कॉमन पीपल भी आगे आएंगे कि मैं ये काम कर दूंगा तो मेरा नाम ज्यादा हो जाएगा। तुम अपने गांव में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसमें तो दो ही पर्पस हो सकता है। एक तो तुम्हारी स्टेबिलिटी हो जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और दूसरा कि तुम्हारे सोसाइटी में तुम्हारे मदर फादर या तुम्हारा नाम हो जाए। यही दो बात हो सकता है। तो जब डिस्टरबेंस, जो कि राज्य बिना ट्रेड एंड कॉमर्स के तो रहेगा नहीं, व्यापार करना बहुत जरूरी, और इसी व्यापार के लिए जरूरी था
कि क्या किया जाए, व्यापारिक मार्गों की खोज की जाए। और व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए ध्यान दे देना, जिज्ञासा पर बल, तर्क और जिज्ञासा पर बल। और इसी सेंस में क्या हुआ सर, तो इसी सेंस में नए व्यापारिक मार्गों की खोज सामने आई। नए व्यापारिक मार्गों, नए मार्गों की खोज सामने आती। और इसी खोज में आगे बढ़ने वाला जो इंसान है, जो सीधे भारत पहुंचता है यूरोप से, उसका नाम है वास्को द गामा। तो यहां पर हम ये नहीं पढ़ेंगे कि वास्को द गामा कितने दिनों की यात्रा कर रहा है, कब पहुंचा, अब्दुल मजीद ने उसको हेल्प किया, किस बंदरगाह पे पहुंचा, ये सब नहीं पढ़ेंगे, है ना। वास्को द गामा क्या है भाई, किस लिए आया, इसलिए निकला था क्योंकि व्यापारिक मार्ग डिस्टर्ब था, तो व्यापारिक मार्गों की खोज करनी थी। अगर वो व्यापारिक मार्ग की खोज करेगा, मीन्स एक रिलेशन एस्टैब्लिश होगा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। अगर वास्को द गामा भाई, अगर वास्को द गामा, सुनना ध्यान से सारी बातें, अगर वास्को द गामा भारत की तरफ मूव करेगा, तो जब वो भारत पहुंचेगा सर, जब वो फाइनली भारत पहुंचेगा, तो हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ने वाले कि सर जमोरिन ने वेलकम किया। हम ये पढ़ने वाले कि वास्को द गामा ने क्या किया, तो व्यापारिक संबंध स्थापित किया। क्या किया, व्यापारिक संबंध स्थापित किया, ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश करा, ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश करा। और कहां से कहां तक भाई, तो वेस्ट टू ईस्ट। कहां से, तो पश्चिम से पूर्व के साथ उसने क्या किया, तो एक व्यापारिक संबंध स्थापित किया। और इस व्यापारिक संबंध कैसे भाई, क्या मतलब है इसका, और वास्को द गामा ही क्यों, वो इसलिए क्योंकि वास्को द गामा जब भारत पहुंचा, तो उसने फाइनली क्या करा सर, भारत पहुंचकर उसने, जो ध्यान देना, कौन सी, व्यापारिक लाभ किसकी, वस्तुओं की। तो सर वो व्यापारिक वस्तुओं के लिए आगे बढ़ा, तो उसने मसालों का व्यापार किया। और इसी मसालों के व्यापार में, मसालों के व्यापार में उसे 60 गुना ज्यादा लाभ मिला। और जब 60 गुना लाभ कमाया, इसीलिए नेक्स्ट कंपनी भारत आई, जिसका नाम है पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे पढ़ना है, वास्को द गामा का रोल इतना ही। ऑप्शनल में वास्को द गामा का रोल कि उसने न्यू ट्रेड रूट स्टैब्लिश किया, एक ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश करे, और उसी रूट से चलकर और कंपनीज भारत आई। बोलो यहां तक क्लियर। और यहां तक क्लियर तो हमारा चैप्टर शुरू होगा कौन सा, कहाँ गया, ये वाला, समझ रहे हो। तो इसे नोट कर लीजिए, यहां से नोट करना है ना, हमें बताते रहना थोड़ा, यहां तक तो हो गया है, यहां से करो। हो गया ये, बहुत अच्छे से पढ़ना भाई, है ना। एक लड़का इसमें है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उसने एक वीडियो बना के भेजा था अपनी मम्मी के साथ, गेहूं बेचकर उसने फी दिया है सर, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है यार, है ना। चलो नेक्स्ट, अच्छे से नोट्स बनाना सर, अनरूल्ड पेज, सादा पेज, अच्छा सा नोट्स बनाना, प्रॉपर लिखना सर, जो लिखवाया वो लिखना, नहीं समझ में आए एक बार और देखना देखना। और जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर नहीं किया है, वो ऑप्स हिस्ट्री से मास्टर करना, उसको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तुम्हारी मास्टर डिग्री भी हो जाएगी, है ना।
देखो, इसका पीडीएफ अपलोड करा दिया जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा बिलीव आप ये करना कि जो मैं समझा रहा हूँ ना वो लिखते चलना। मान लो मिसिंग हो गई ना, तो फिर वो उसका बैकअप नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आप नोट करना, क्योंकि मैं शायद हर जगह यही बोलता हूँ, मशीन ही है ना। मशीन कभी बैकअप नहीं दे पाए तो क्या ही कर पाएंगे अपन, है ना। कर लिया ये वाला। नोट कर लिया सर, जल्दी जल्दी बताओ। हो गया। चलो, नेक्स्ट। आज क्या डेट है अपनी? 20 जुलाई ना? 20। ये नोट कर लो, वास्को द गामा के बारे में। फिर उसके बाद कल करेंगे सारी बातें। हो गया ये। क्या ये हुआ? ठीक है, हो गया होगा अब शायद। तो भाई आप डेट डाल लेना, मैं आपसे पूछूंगा, है ना। आप दो चीजें हमारे लिए कर देना अगर आपको लगे कि करना चाहिए। पहला है लेक्चर डाल देना सर, और दूसरा डेट डालते रहना, है ना। मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन सा लेक्चर है, तो आप बता देना। ये कर लेना काम एक, मेरे लिए कर लेना ये काम है ना, जरूरी है ये। तो सर, ये जरूर करना हर लेक्चर को लेकर। ठीक है। ठीक है, साथ साथ नोट करोगे तो समझ नहीं पाओगे रोहित। साथ साथ नोट करोगे तुम, जो तुम समझा रहा हो ना मैं, जैसे कोई पॉइंट ऐसा लगे कि ये समझ भी रहा हूं, तो आप नोट भी करते चलो। लेकिन साथ साथ नोट करोगे तो छापने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक इस क्लास को आज रोकते हैं। बाकी चीजें हम कल करेंगे, कल मिलेंगे इसी टाइम पर रेगुलर। अभी जब तक, अभी फिलहाल इसी टाइम पे क्लास होगी। और आप रिवीजन करके आना। अभी हमने जस्ट स्टार्ट भी नहीं किया है, हम तो जस्ट पुर्तगालियों को ला रहे हैं भारत, और उस लाने के पीछे ये तमाम सारी बातें। ठीक है, तो बाकी चीजें कल मिले, कल करेंगे। कोशिश करेंगे सारी चीजों का आंसर, सवाल सब जो भी क्वेश्चन आंसर है वो यहीं पर ले लेना। क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता भाई, और तुम मैसेज करोगे अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो मैं बुरा लगेगा, है ना। तो यहीं कर लेंगे, जब फ्री होंगे तो अपन फिर देखेंगे। संडे को एक ऐसा हम प्लान कर पाएंगे आने वाले समय में, कि जो 6 दिन की जो शेड्यूल है ना, उसमें जो भी डाउट है वो संडे को एक अलग जूम मीटिंग से कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, चलो थम्स अप करो, खत्म किया जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिए अपना, रिवीजन करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।